Once again, welcome back to another Instagram live with नीरव। और आज हमारा 18वां एपिसोड है पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम लाइव पर। और आज हमारे गेस्ट हैं जो एक्सपर्ट है इमोशनल वेलबींग के अंदर में। उनका नाम है नीतू ए बील। शी इज़ बेसिकली हेलिंग फ्रॉम कलकत्ता, कोलकाता जिसको आज हम कहते हैं, ठीक है, वहाँ से। एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नोन एज ग्राफोलॉजिस्ट। हाय धर्मेश। सो आई विल बीन टॉकिंग ऑन द इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग आज बहुत ज़रूरी है। हम सब फिजिकली, मेंटली या सोशली तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन इमोशनली हम सब काफ़ी वीक हैं। देखा जाए तो एक दिखावा करते हैं हम बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है। क्योंकि डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि हमारा इमोशनल वेलबींग ही बैलेंस ही नहीं है। और इमोशनल वेलबींग बैलेंस नहीं होता तो चाहे आप कितना भी पैसे कमा लो, आपके रिलेशनशिप सही नहीं रहेंगे। आप खुद के साथ भी खुश नहीं रहोगे। ना आप अच्छे से जॉब कर पाओगे, ना अच्छे से आप बिजनेस कर पाओगे। आपको हैप्पीनेस कभी फील होगी ही नहीं अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोटेंट काफ़ी वीक रहेगा, जिसको हम कहते हैं ना IQ या इंटेलिजेंस कोटेंट। फिर आता है EQ, इमोशनल कोटेंट। तो ये भी आज बहुत ही ज़रूरी है कि आपका इमोशनली आप कितने सेंसिबल हो चीज़ों को लिए, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए। इसलिए इमोशनल वेलबींग मुझे बहुत ज़रूरी लगा, और इसलिए एक थेरेपी के साथ इमोशनल वेलबींग को मैं जोड़ देता हूँ, जो बहुत ही बढ़िया काम करती है इमोशनल वेलबींग में या इमोशनल डिस्टर्बेंस में। उसको हम लोग कहते हैं बैच फ्लावर रेमेडी। ऑल्दो मुझे बैच फ्लावर का इतना खास नॉलेज नहीं है, और उस पर एक पॉडकास्ट मैंने लिया था बैट फ्लावर पे। एक एक्सपर्ट आए थे मेरे कलीग डॉक्टर ज्योति भिवड़कर। आई थिंक वो पहला पॉडकास्ट था दैट वाज ऑन बैट फ्लावर, इंट्रोडक्शन टू द बैट फ्लावर। पर वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, हल्का सा। उसमें बाकी रेमेडी भी डिटेल में बताई गई थी। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा इमोशनल वेलबींग के ऊपर में, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नीटू टू जॉइन मी। ठीक है, तो मैं उनकी जस्ट राह ही देख रहा हूँ। आई होप वो जल्दी से आ जाए, और तब तक मैं उनको ज़रा नीटू को ये भेज देता हूँ। तब तक अगर आप लोग को क्वेश्चन हो बैक फ्लावर को लेकर, इमोशनल वेलबींग को लेकर, जिसको मैं आंसर दे सकूँ मेरे एक्सपर्टीज या मेरे टूल्स को लेकर, जैसे आई एम इनटू द ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग साइंस, सिग्नेचर, फेस रीडिंग, वास्तु, और ऑल्सो इनटू द लोगो डिजाइनिंग। तो हम लोग वहां पर भी इमोशनल वेलबींग देख सकते हैं टू द सिग्नेचर साइंस। पर बैक फ्लावर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्लावर्स हैं, फूल है, उसके जो सार अर्क निकाले जाते हैं, और वो अर्क मेंटल और फिजिकल एलिमेंट को क्योर करने में काम लगता है। इतना मुझे पता है। और ये बहुत ही अचूक रेमेडी काम करती है इवन फिजिकल एलिमेंट्स में भी, क्योंकि हम जो भी बीमारी आती है हमारे लाइफ में, या हम जो भी चीजों को हम लेकर जन्म लेते हैं, तो उसके पीछे हमारा इमोशनल बैकग्राउंड जरूर रहता है। अगर इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते तो उसका मैनिफेस्टेशन फिजिकल फॉर्म में आता है। ठीक है, एक मिनट मैं वापस नीतू जी को मैं भेज देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है। सो जस्ट वेटिंग। हाय धर्मेश, एक मिनट। नीतू आर यू देयर विथ मी? मैंने आपको इनवाइट भेजा है, या आप एक्सेप्ट कीजिए इनवाइट लिंक को। मैंने आपको अभी जस्ट भेजा है, तो आप आ जाओगे। एक मिनट, यहाँ तक आपने भेज दिया, चलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, आपने मुझे भेज दिया ना। मैं आपको भेजता हूँ नीतू इनवाइट लिंक, एक्सेप्ट कीजिए अभी। मुझे आ गया एक्सेप्ट लिंक, ओके।
नीतू चाहे तो आप लॉग आउट करके वापस आ जाइए, क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ मैं आपको भी यहाँ ऐसे मोड में डाल रहा हूँ। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। या, जी। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? यस यस बिल्कुल। बड़े बड़े, चलो, मुझे लगा शायद आप भूल गए कि आज लाइव है। ठीक है। सो वेलकम नीतू जी टू माय इंस्टाग्राम लाइव, दैट इज संडे थैंक पॉडकास्ट यू। विद नीरव। और मैं अपने ऑडियंस को वही आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इमोशनल वेलबींग, और ग्राफोलॉजी और बैक फ्लावर रेमेडी कैसे हेल्प करती है, बिकॉज इट इज वर्किंग मोर ऑन द माइंड लेवल rather than on a physical level, because माइंड से ही यस बॉडी बहुत डीपली कनेक्शन होता है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट की क्वेश्चन आंसर की झड़ी शुरुआत कर देता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन जो आमतौर पर मैं सभी लोगों को पूछता हूँ वो है कि व्हाट इज योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, आपके बैकग्राउंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इफ यू आर ओके टू शेयर विद अस। कैसे आप बैक फ्लावर ग्राफोलॉजी, बिकॉज आई नो यू आर ऑल्सो ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो, दोज आर न्यू। ग्राफोलॉजी एक साइंस है जहाँ हैंड राइटिंग से, सिग्नेचर से हम किसी के बारे में डीप लेयर पे उनके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट को जान पाते हैं, बिहेवियर पैटर्न को जान पाते हैं। सो आई मीट नीतू यस जी on virtual platform only, on a Zoom, in a meeting conference, into the graphology session. And then I got to know she's also into the back flower, so I invited her to come and join my podcast. तो इसलिए आज मैं आपसे यही पहला क्वेश्चन थ्रो करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की, क्या बैकग्राउंड रहा, क्या एजुकेशन आपके रही, क्या वो एजुकेशन रिलेवेंट थी या डिफॉल्टली आप ये फील्ड में आ गए ऑकल साइंस के, क्योंकि दिस इज द ऑकल साइंस फील्ड। सो ओवर टू यू नीतू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ऑन योर शो। एंड मैंने अपनी जर्नी की जो शुरुआत है वो आज से 12 साल पहले की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगी, इस अकल्ट की लाइन में, हीलिंग थेरेपिस्ट की लाइन में आऊंगी। आई वाज जस्ट अ ग्रेजुएट एंड आई वाज अ हाउसवाइफ। मैं घर संभाल रही थी और सडनली कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आई लाइफ में। मैं आई विल से कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इंट्रोड्यूस की वो चीजें कि यू कैन ट्राई दिस हैंड राइटिंग एनालिसिस। एंड आई वाज नॉट श्योर, वेरी श्योर, आई वाज वेरी स्पेक्टिकल कि पता नहीं ये क्या होगा, हैंड राइटिंग एनालिसिस क्या है। आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज। लेकिन जब मैं अपनी हैंड राइटिंग, खुद की हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए गई तो बहुत सारी चीजें रिवील हुई मेरे बारे में जो सिर्फ मुझे पता था, मेरा बिहेवियर, मेरी लाइफ जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता था। और वो हैंड राइटिंग के थ्रू मुझे पता चली कि वी कैन नो ईच एंड एवरीथिंग, लेयर्स में हम पर्सन को जान सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई कम इनटू हैंड राइटिंग एनालिसिस। सबसे पहले आई स्टेप इनटू दिस वर्ल्ड थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस फील्ड में। एंड देन आफ्टर सम टाइम थ्रू, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, मेरे जो आसपास के लोग थे, उनसे मुझे बैचलर रेमेडी के बारे में पता चला। और सबसे पहले मैंने जो बैचलर रेमेडी है अपनी लाइफ में उसे यूज किया। मैंने उसे यूज करके देखा, मैंने अपने बच्चों पे यूज करके देखा। मेरा जो बड़ा वाला बेटा था वो बहुत स्लो लर्नर था, वो बहुत से चीजें मेमोराइज नहीं होती थी, धीरे याद होती थी। जो याद होती थी वो उससे रिटेन नहीं कर पाता था। नेक्स्ट डे वो फिर भूल जाता था। आई वाज स्ट्रगलिंग एंड ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग्स बिकॉज ही इज डूइंग हार्ड वर्क, बट उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसका। सो मैंने बैचलर रेमेडी को उसको यूज किया उसके लिए। एंड विद इन 3 months ऑफ टाइम, 3 months के ड्यूरेशन में ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मतलब वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था, वो ठीक से बोल नहीं पाता था, एंड ही वॉज कम्प्लीटली चेंज। जब ये मैंने देखा अपने बेटे में तो मुझे लगा जब मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो बाकी जितने भी बच्चे हैं इस दुनिया में वो भी ठीक हो सकते हैं। वो भी इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज ऑल माइंड्स आर नॉट सेम। सबकी एक जैसी कैपेसिटी नहीं होती है। कुछ जल्दी याद कर सकते हैं, कुछ धीरे याद करते हैं। एंड देन मैंने अपने उसके जो ग्रुप में जो बच्चे थे, मेरे पास जो हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए जो लोग आते थे अपने बच्चों की हैंडराइटिंग के लिए, खुद के लिए, तो मैंने स्टार्ट किया उनको देना। और दिस इज हाउ आज से आई थिंक 8-9 years पहले मैंने ये शुरुआत की थी इसकी। और मतलब थैंक्स टू माय टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया, और मैंने इस तरह से अपनी जर्नी शुरू की थी। दे आल्सो कम इनटू न्यूमरोलॉजी एंड अदर साइंसेस, जिनको मिक्स करके मैं कंबाइन करके एक थेरेपी बना करके देती हूँ और जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छी बात तो ये लगी कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया ये फील के अंदर में। Generally, the men we are very logical, so we don't generally believe into the occult science, and typically we are living into the practical world.
तो ये मिस्टिकल साइंस पे जल्दी से कोई अपने वाइफ या हस्बैंड को धकेलता नहीं या मोटिवेट नहीं करता। तो दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट यू हैव बीन पुश्ड एंड मोटिवेटेड बाय योर हस्बैंड कि आप करो। वरना तो आजकल हम सब अपनी वाइफ को या अपने वुमेन्स को साइड में ढकेल देते हैं वो चीज। मतलब दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू हैव बीन ब्रॉट अप विद सच टाइप ऑफ मैन हु सपोर्ट यू। अब दूसरी बात जब ये ऑकल्ट साइंस की आती है तो ग्राफोलॉजी और ये बैट फ्लावर, क्या इन दोनों में आपने कभी कनेक्शन देखा? क्योंकि आप यूज करते हो सारी मॉडलिटी, तो डू यू फाइंड Yes. बिकॉज ग्राफोलॉजी ऑफ कोर्स वो मेंटल लेवल की चीजें हम बिहेवियर पैटर्न जान सकते हैं, क्या बैट फ्लावर भी उस चीज को कनेक्ट करती है ग्राफोलॉजी को? मैं बोलूंगी कंप्लीटली ग्राफोलॉजी और बैचलर रेमेडी है ना, बहुत 100% दे मैच विद ईच अदर। ओके हर एक साइंस आप एक दूसरे के साथ मैच करती है, क्योंकि इस Okay. दुनिया में आप देखोगे ना तो बेस जो है वो क्या है, हमारे यहाँ पे 5 तत्व है ना, हमारे या यहाँ पे 3 जो जोन्स है, हमारे यहाँ पे सब चीजें और हर चीज का बेस वही है। वही है। चाहे आप ग्राफोलॉजी में जाओ, आप न्यूमरोलॉजी में जाओ, आप बैचलर थेरेपी में जाओ, बेसिक सब में सेम है, दैट इज इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। ट्रू एग्जैक्टली। एंड हर चीज जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है उसका जो रीजन है दैट आर द इमोशन, ह्यूमन इमोशन। तो हम ग्राफोलॉजी में भी ह्यूमन इमोशन को देखते हैं और ह्यूमन इमोशंस के वजह से क्या पर्सन के लाइफ में चीजें रिवील हो रही है, दिख रही हैं, उसके नीचे ह्यूमन इमोशंस है। एंड टोटली बैचलर रेमेडी तो का तो फाउंडेशन ही इमोशंस है, ऑल नेगेटिव इमोशंस, ऑल पॉजिटिव इमोशंस। एंड नीरव जी अगर आप देखो ना तो हर एक पर्सन के अंदर 2 इमोशंस प्रोमिनेंट होते हैं, बाकी सब कुछ उसी के ही अलग अलग वो है, रेप्लिकास है जो हमको दिखते हैं। अभी किसी को एंजाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को इंसोमिया है, कोई भी उसको मेंटल इशू है, उसके पीछे 2 ही रीजन हो सकते हैं, फर्स्ट इज फियर एंड सेकंड इज लव। बस हर एक पॉजिटिव इमोशंस के पीछे कोई ना कोई लव का फैक्टर होगा, हर एक नेगेटिव इमोशन के पीछे कोई ना कोई फियर होगा, इसके अलावा तीसरा कोई इमोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। Exactly. And love is been said to be the highest emotion because उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वो पॉजिटिव इमोशन माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही बात की। तो आप न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करते हो बैक फ्लावर में या ग्राफोलॉजी? नीरज जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? यस बहुत स्लो। आप एक बार थोड़ा अपना माइक देखिए, चेक करिए ना। आई कुड नॉट हियर यू। अच्छा, अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? नहीं सेम आ रही है। मेरे यस नाउ बेटर, अब ठीक है। अब ठीक है? यस यस हाँ जी। तो मैं बोल रहा था कि आप जो भी रेमेडी देते हो बैक फ्लावर के फॉर्म में, तो ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को दोनों कनेक्ट करके आप देते हो या सिर्फ ग्राफोलॉजी एस्पेक्ट आप देखते हो वहां पर? क्योंकि आई डोंट नो कि न्यूमरोलॉजी में इमोशंस आप कौन से दृष्टिकोण से देखते हो, वहां एक बिहेवियर पैटर्न पता चलता है बिना न्यूमरोलॉजी, लेकिन इमोशनल फैक्टर तो ग्राफोलॉजी जितना तेजी से बता सकता है, क्योंकि ये रेमेडियल फॉर्म में काम करती होगी बैक फ्लावर की। वहां वो पूरे उसके ट्रेट पता चलते हैं, तो ट्रेट को आप कनेक्ट करते हो इमोशनल ट्रेट को बैट्स के साथ में, और वही फ्लावर की रेमेडी उसका एसेंस आप देखते हो। तो क्या पहले आप डायग्नोसिस के लिए न्यूमरोलॉजी यूज करते हो या ग्राफोलॉजी यूज करते हो, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी यू टेक द सिलेक्शन ऑफ द बैट फ्लावर? नीरज जी अगर मैं बोलूं तो ग्राफोलॉजी इज माय फर्स्ट लव, आई विल से, क्योंकि वो ऐसी चीज है ना जो मेरे अंदर, मेरे डीएनए में आ चुकी है। तो विदाउट सीइंग एनीवन्स हैंडराइटिंग सिग्नेचर मैं आगे ना प्रोसीड नहीं करती हूँ। तो मैं हर एक पर्सन की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर तो मैं जरूर ही देखती हूँ। एंड आफ्टर सीइंग, क्योंकि हैंडराइटिंग में उस पर्सन के बारे में वो चीजें पता चलती है जो उसे खुद नहीं पता है। अगर कोई भी पर्सन आपके सामने आएगा, आपका क्लाइंट आपके सामने आएगा, एक विक्टिम आपके सामने आएगा, तो वो आपको वही चीजें बताएगा जो उसका परसेप्शन है, जो उसे लगता है कि उसके साथ हुई है ना। लेकिन थ्रू हैंडराइटिंग हम ये जान सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो, कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। एंड सिर्फ उसका नहीं, उसके पेरेंट्स का, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का, हम उसकी पूरी लीनियज चेक कर सकते हैं। ये उसके उसका फैमिली पैटर्न है या ये वो कंटिन्यूस वो इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, इस सफरिंग को वो क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है। ये सारी चीजें हम लेयर्स में हम देख सकते हैं राइटिंग के अंदर। एंड न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स अगर हम उसका नेम चेंज करते हैं, अगर हम उसे कुछ रेमेडीज देते हैं, उसके कौन से
all chakras are connected with the planets. अगर न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स के बारे में है क्या, और हर एक प्लैनेट्स का एक एलिमेंट है उसके बॉडी में, उसके लाइफ में। वो इम्बैलेंस जो है हर एक प्लैनेट का, वो उसकी राइटिंग में भी रिवील होगा, वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में रिवील होगा, वो उसके कन्वर्सेशन में रिवील होगा, हर चीजें रिवील होगी। बहुत बार तो हम देख करके, एक अच्छा एक्सपर्ट होता है वो देख करके बता देता है कि इस पर्सन के ये चक्रास डिप्लीटेड है, इसके ये एलिमेंट्स ठीक नहीं है, और वो चीज उसकी हैंडराइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो हम ये सारी चीजों को देख करके एक कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं। जनरली जो बैचलर रेमेडी होती है वो 14 फ्लावर्स के कॉम्बिनेशन में 7 के 2 बॉटल्स हम बना करके देते हैं, जिसमें कि उनको उससे जरूर बेनिफिट होता है। जब हम ग्राफोथेरेपी करते हैं, व्हाट इज द रीजन कि मैं क्यों ये दोनों चीजें कंबाइन करती हूँ, 2-3 चीजें। न्यूमरोलॉजी का जो इफेक्ट होगा, इट विल टेक एटलीस्ट 1 वीक ऑफ टाइम लेता है ये प्रोसेस, है ना। अब ग्राफोथेरेपी का भी जो प्रोसेस होगा दैट विल टेक एटलीस्ट 24 आवर्स टू 1 वीक, वो लेता है। बट बैचलर रेमेडी फर्स्ट डोज से काम करती है। जैसे कि अगर किसी को एंजाइटी है, अगर वो बैचलर रेमेडी लेता है ना, तो विद इन 15-20 मिनट्स 1 आवर उसके एंजाइटी लेवल कम हो जाए। तो ये बहुत जल्दी काम करती है। एंड कीपिंग दिस फ्लावर्स इन योर होम, इन योर ऑफिसेज, इन योर अलमीरा, इन योर कबर्ड, आप देखोगे कीपिंग दिस फ्लावर हेल्प यू अ लॉट। अगर आपके ये फ्लावर्स आपके आसपास में भी रखे हुए है ना, तो ये इनका वाइब्रेशन इतना हाई होता है कि आपके एनर्जी को ये हाई कर देते हैं और आपको ना खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अगर जहाँ आपने बताया कि ये मेंटल लेवल पे काम करती है, तो यहाँ क्या ये फिजिकल एस्पेक्ट पर भी आपने इस पर कभी इस्तेमाल करके देखा है बैक फ्लावर को, कि मान लो डाइजेशन हो गया, सर्दी खांसी हो गई, या कंजक्टिवाइटिस हो गया, स्किन रैशेस होगी, क्योंकि ये सभी के इमोशनल बैकग्राउंड तो रहता है ट्रेट कि ये मैनिफेस्ट होते हैं, तो क्या ये फिजिकल फॉर्म में भी जो एलिमेंट्स आते हैं उस पर भी काम करते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि 99% ऑफ द डिजीज जो है ना वो साइकोसोमेटिक है। हर एक चीज जो बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है फिजिकल फॉर्म में, वो इमोशनल इम्बैलेंस का मैनिफेस्टेशन है। बिना इमोशन के कोई भी बॉडी में डिजीज आ ही नहीं सकती। आप एक चीज देखिए, किसी के अंदर बहुत इरिटेशन है, किसी के अंदर बहुत इरिटेशन है अपने पास्ट को लेकर के, लोगों को लेकर के, तो आप देखोगे ना ये इरिटेशन बॉडी रैशेस पे, एलर्जी में, स्नीजिंग में, इन सब चीजों में ना चेंज होता है। पर्सन अगर खुद के ऊपर काम करे ना, वो कोई रेमेडी नहीं कर रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप रेमेडी करो, आप थेरेपी करो, आप अपने इमोशंस पे काम करो। आप ये देखो कि क्या है, किस इमोशन की वजह से मुझे ये चीज हो रही है। आप इमोशन पे काम करना शुरू, फॉरगिवनेस करना शुरू करो, एंड यू विल सी कि वो चीजें आपके बॉडी से, वो पेन, वो सफरिंग आपकी बॉडी से खुद अपने आप रिलीज हो जाएंगी। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज कुछ तो ऐसे भी पेशेंट हैं जो बिलीव करते हैं कि अगर मैंने कोई फिजिकल फॉर्म में, प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि फिजिकल फॉर्म में जब तक दवाई नहीं लेते उनको यकीन नहीं होता कि ये मेरी इमोशन को ट्रिगर होने के कारण हो रहा है। जैसे मुझे याद है हमारे मेंटर ने कहा था ग्राफोलॉजी में कि अगर जिसको गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा रहती है ना, तो वो स्किन पर रैशेस, बहुत आपने स्किन रैशेस की बात की, तो उसके जो मेजर इमोशंस है वो है गिल्ट फीलिंग। तो यदि आपको कोई किसी भी चीज की गिल्ट फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी तो आप ज्यादा खुजाओगे वहां पे, जो भी रैशेस कहीं पर बॉडी पार्ट में आ रहा है, क्योंकि आप रैशेस के ऊपर खुजा के अपनी उस गिल्ट फीलिंग को मिटाना चाहते हो। ये सब कॉन्शियस लेवल पे आपके दिमाग में आ रहा है, इसीलिए उस स्किन एलिमेंट्स और बढ़ जाता है। तो उसके पीछे जो प्रमुख इमोशन है वो है गिल्ट। तो इसलिए मुझे ये फील हुआ कि ऐसे हर एक की इमोशन को हम कैसे जान पाएंगे, इतने सारे रोग्स हैं, इतने सारे अलग अलग कैंसर के प्रकार है, समझ में कैसे आएगा ये कौन सा इमोशन इसके पीछे काम कर रहा है। तो ये थोड़ा डीपर रिसर्च का भी विषय बन जाता है। अब मैं फिजिकल एलिमेंट की अगर मैं नीरव जी इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए बैचलर रेमेडी ना 38 फ्लावर्स की रेमेडी है। टोटल 38 फ्लावर्स है बैचलर, और हर एक जो फ्लावर है ना वो एक इमोशंस के ऊपर है, एवरी फ्लावर। जैसे मैं आपको 1-2 रेमेडीज के बारे में बताना चाहूंगी। जो मेरी फेवरेट रेमेडी है बैचलर, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है बैचलर रेमेडी में, वो है स्टार ऑफ बेथलेम। ऑल रेमेडीज आर इम्पोर्टेंट, और स्टार ऑफ बेथलेम जो है वो हर एक पर्सन को लेनी चाहिए। वो रेमेडी सबके लिए। एंड ये जो रेमेडी है ना, ये रेमेडी है आपके पास से आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि हर एक सफरिंग का जो रीजन होता है वो होता है हमारा पास्ट, हमारे पास्ट से कनेक्शन। अगर हमारा पास्ट
से हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे, अगर हम हमारे पास से अटैच नहीं है, लेट्स से कि हम एक दिन सुबह उठते हैं और हमारी मेमोरी नहीं है, ओके, तो कोई सफरिंग ही नहीं है। बढ़िया है, और क्या चाहिए। हर एक सफरिंग का जो रीजन होता है वो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी होती हमारी है, हाँ। हम बार बार पास्ट में जाकर के, इवन अगर कोई अपने फ्यूचर को लेकर के भी अगर डिस्टर्ब है ना, उसको फ्यूचर की एंजाइटी है, तो उसके पीछे भी रीजन कहीं ना कहीं उसका पास्ट होता है। He did not have much पॉजिटिव इमोशंस उसके पास्ट से, अच्छा, इसीलिए वो जब अपने पास्ट से खुश नहीं है तो वो अपने फ्यूचर को भी एक अच्छी तरह से एक अच्छा पॉजिटिव वे में नहीं देख सकता। स्टार ऑफ बेथलेम एक रेमेडी है, बैचलर रेमेडी में, जो कि हेल्प करती है पर्सन को उसके पास्ट से डिस्कनेक्ट करने के लिए। पास्ट ट्रॉमास, पास्ट इश्यूज, वो मेंटली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है उसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, लेकिन जो उसका थॉट प्रोसेस है पास्ट के ऊपर बेस्ड, वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। वैसे एक रेमेडी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, व्हाइट चेस्टनट, ओवर थिंकिंग के लिए। अच्छा, okay? जब हम किसी चीज को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, जैसे लेट्स से किसी ने हमें कुछ बोल दिया, एक नेगेटिव कमेंट किसी ने किसी को कर दिया, अब वो पर्सन उस नेगेटिव कमेंट को ना बार बार अगर सोचे जा रहा है, वो उसको रिपीट कर रहा है, वो डायलॉग उसके माइंड में ना बार बार घूम रहा है। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है ना, किसी ने ऐसा कोई हमें कुछ कह देता है जो कि हमें नहीं अच्छा लग रहा, और हम उसको सोचते रहते हैं कि ये डायलॉग उसने बोला। वो रिपीटेटिव जो कन्वर्सेशन, रिपीटेटिव जो चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है ना, व्हाइट चेस्टनट उसको हेल्प करता है हटाने में, ओके। तो यहाँ पे ये जो मेरा बताने का पर्पस ये है कि हर एक फ्लावर यहाँ पे डिफरेंट इमोशंस को डील करता है, हम उसको समझते हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जो आप पढ़ सकते हो इमोशंस को समझने के लिए। अच्छा अच्छा। जहां हम इमोशंस की बात करते हैं, आज जो एक मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है और जो मेंटल इलनेस सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है रिलेशनशिप। मैं थोड़ी युद्ध की तरफ में आता हूँ, दो भागों में इसको मैं बांटता हूँ या तीन भाग में इसको बांट सकता हूँ रिलेशनशिप और इमोशन को। एक होता है उन नव युवकों के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 16 to 24, जहां पे एक अट्रैक्शन रहता है सामने वाले लड़के लड़कियों के लिए, ठीक है, और उनको वो इंफ्लेक्चुएशन में बहुत ही अच्छा लगता है। वन दे गेट डिस्कनेक्टेड, फिर बाद में एकदम डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। दूसरा वो रिलेशनशिप का जहां मैरिज होने के बाद एक कनेक्टिविटी करने के लिए टाइम लगता है, चाहे अगर अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज टूट गया है, मतलब गर्लफ्रेंड चली गई और अरेंज मैरिज में आ गए, तो वहां पे एक नई इंसान को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है और उसमें भी क्लैशेस आते हैं वो रिलेशन, तो वो एक इमोशन अलग रहता है, ठीक है। और तीसरा होता है जब हम एडल्ट में एकदम आगे निकल जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उनको एडजस्ट करना, तो वो एक अलग जनरेशन गैप आ जाता है। तो मैं पहले एक कैटेगरी की बात करूंगा कि कल मैं गणपति के लिए यहीं पर था, तो सारे मीडिया के एक्टर्स आए थे, स्ट्रगलिंग एक्टर्स, आई वॉज विद दोस ग्रुप्स ऑफ पीपल। उन सब की बॉडी लैंग्वेज में दूर से चेक कर रहा था, ठीक है, और सब कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से, कोई वेब सीरीज से, कोई थिएटर आर्टिस्ट, एवरीबडी वॉज एक्टर, और मैं देख रहा था ना सब लोग बहुत खुश थे और बहुत ही एक दूसरे को गले मिल रहे थे, हक कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे में मस्ती मजाक कर रहे थे, और साथ साथ में इनसिक्योरिटी भी कहीं पर दिख रही थी, जेलसी भी दिख रही थी, इमोशन, एक लड़की किसी और को ज्यादा अटेंशन दे, तो मैं वो इमोशंस वहां देख रहा था सब में, और अपने एक दोस्त को बता रहा था, उसको पता है मैं क्या चीजें मैं देख सकता हूँ इमोशन को। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि सबके तुरंत ही रिलेशनशिप टूट जाते। तो ये जो ब्रेकअप वाला सिलसिला चल रहा है, लिविंग वाला सिलसिला आजकल बहुत पीक लेवल पर है, क्या उसमें बैक फ्लावर हील करने में काम लगता है? यस, एब्सोल्युटली काम करता है नीरव जी, लेकिन पहले हम ना इसके डेप्थ में जाते हैं, इस इशू प्रॉब्लम के डेप्थ में जाते हैं। ठीक है। इस जो अभी जो जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, जितने भी इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं अभी राइट नाउ इस टाइम पे, उसका सबसे बड़ा रीजन है उस पर्सन का चाइल्डहुड। ओके। जिस तरह से हमने अपना चाइल्डहुड बिताया है, अभी के बच्चे उस तरह से अपना चाइल्डहुड क्या बिता रहे हैं? नहीं। क्या उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हो रही है? नहीं। 0 से लेकर 1 ईयर से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जो 14 ईयर का जो पीरियड होता है ना, बच्चे का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। उसकी पूरी लाइफ उस पीरियड पे डिपेंड करती है कि उसका 1 से लेकर के 14 ईयर का टाइम कैसे स्पेंड हुआ है, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी कितनी बॉन्डिंग है, उसके ग्रैंड पेरेंट के साथ उसकी कितनी बॉन्डिंग है, उसके फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ कितनी बॉन्डिंग है। जिस बच्चे ने कभी अपनी फैमिली को साथ में नहीं देखा, उसने देखा है कि उसकी मदर भी काम कर रही है, उसके फादर भी काम कर रहे हैं, घर पे कोई अवेलेबल नहीं है, मेड है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सब गलत है, लेकिन जो एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे को डेवलप करने का, बच्चे को बड़ा करने का,
आप उसको डिनाई नहीं, एग्जैक्टली। है ना। सबसे बड़ा जो इशू है वो आता है कि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। हाँ, और हम ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं। तो ये दिस इज द मेन रीजन। हर एक प्रॉब्लम का रीजन कहीं ना कहीं यहाँ शुरू होता है। तो नेचर से कनेक्ट होना, बच्चे को नेचर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से कर दो, 6 साल से लेकर के 14 ईयर के पीरियड में अगर फादर का इन्वॉल्वमेंट है बच्चे की लाइफ में, तो वो बॉन्डिंग अगर बच्चे की पेरेंट्स के साथ बनती है तो वो उसे पता है कि कैसे कमिटमेंट निभाया जाता है, कैसे रिलेशनशिप निभाए जाते हैं, कैसे चीजें रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, उसे पता होगा। लेकिन अगर उसने कभी अपने पेरेंट्स के साथ में वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं किया, उसने अपने सिबलिंग के साथ वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं किया, तो वो आगे अपने पार्टनर के साथ में भी वो कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाएगा। तो उसके कहीं ना कहीं हर एक, आप 14 से लेकर 24 की बात करें, 24 से लेकर 40 की बात करें, हर एक एज का जो इश्यू है उसके अंदर का जो मेन रूट कॉज है वो उसके चाइल्डहुड में ही है। एग्जैक्टली, सही कहा, सही कहा। मैं इसलिए पूछ रहा था ना, क्योंकि मुझे हैंडरटिंग्स में बहुत बार पता चलता है ये बंदे का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और पूरी तरह से वो टूटा हुआ रहता है। तो वहां ग्रेफोथेरेपी में टाइम लग जाता है, ग्रेफोलॉजी के इसमें वो करेगा भी नहीं, ठीक है। तो वहां पे मुझे कई लोगों ने बोला कि नीरव आपको बैड फ्लावर रेमेडी करिए, क्योंकि वो मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पे बहुत जल्दी कनेक्ट करता है एंड इट विल रियली हेल्प टू योर पेशेंट और योर क्लाइंट कि वो जल्दी से उठ के बाहर आ सके। जैसे कल भी मैं देख ही रहा था बहुत सारे एक्टर्स को, जब मैं उनके घर पे था तो देख रहा था इमोशनल ट्रॉमास बहुत है, और मैंने किन किन को पूछा भी जाके तो उसने हाँ बोल दिया वो हम इमोशनल ट्रॉमा से जा रहे हैं। और लड़कियां इतना मेकअप कर रही है ना, ठीक है, तो वो मेकअप के पीछे उसका जो पीछे का जो ट्रॉमा है वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे दुख दिख ही रहा है। और कई कई एक दो लड़के ऐसे जिसको डिवोर्स भी हुए थे, ठीक है। तो ये मैं सारे देख रहा था ना कि सबके ऊपर में मुखौटा छा हुआ है, बिकॉज इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत फास्टर है। अब जहां मैं इमोशनल ब्रेकडाउन की बात करता हूँ कि बैड फ्लावर का इंपॉर्टेंस डिप्रेशन और सुसाइड केसेस में कितना है, या कभी आपने सुसाइडल केसेस या डिप्रेशन केसेस को सॉल्व करने का मौका मिला विद बैड फ्लावर? नीरव जी, जो ज्यादातर जो केसेस आते हैं ना वो डिप्रेशन के ही आते हैं अभी के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द केसेस डिप्रेशन के, इवन उस पर्सन को पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है, बट अलग अलग लेवल्स होते हैं डिप्रेशन के। तो वो हर पर्सन ना कोई लेवल ऑफ डिप्रेशन में ही है। अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, विद द बीइंग यू आर, आप जो भी हो सेल्फ में उसके साथ खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज डिप्रेशन में ही कन्वर्ट होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसी पर्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्सा करता है, वो गुस्से में वो सामने वाले को बहुत गलत चीजें बोलता है, तो वो पर्सन ना मेंटली बहुत वीक है। एंड जब तक वो गुस्सा कर रहा है, जब तक वो डोमिनेट करेगा 5 ईयर 10 ईयर बाद में वो बहुत वीक हो जाएगा और फिर वो डिप्रेशन में ही जाएगा। ही विल स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन। मतलब हर एक इमोशंस ना अलग अलग फेज से गुजरता है, एवरी इमोशंस। तो इसी तरह से वो पर्सन डिप्रेशन में जाएगा और हमको वो फेज हम उस फेज को समझ गए कि ये पर्सन अभी किस फेज में है। अगर वो कोई पर्सन अगर लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिप्रेशन भी है, ओके, फियर भी है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। जब पर्सन को लगता है कि मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो उसको गुस्से से कंट्रोल करना चाहता है। तो यानी डिप्रेशन, जी, बैचलर रेमेडी ना, डिप्रेशन के भी अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है ओल्ड एज डिप्रेशन होता है, कोई पर्सन 50-60 में जा रहा है तो उसको इस चीज का डिप्रेशन हो जाता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ओल्ड हो रहा हूँ। एक डिप्रेशन होता है अनसक्सेसफुल हो जाने का, एक डिप्रेशन होता है रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं होने का। तो डिप्रेशन के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एंड बैचलर रेमेडी में ये अलग अलग तरह के डिप्रेशन को डिफरेंशिएट किया गया है और उनके ऊपर अलग अलग तरह से रेमेडीज बताई गई हैं। बढ़िया बढ़िया। अगर मैं बैड फ्लावर की रेमेडीज की बात करूं ओवरऑल, तो इसकी डोसेज क्या होती है और एक थेरेपी के फॉर्म में कितना लंबा होता है? 15 दिन की इसकी थेरेपी होती है, 1 महीने की, या डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड व्हाटएवर द ट्रेट्स यू फील? नीरव जी, इसमें ना डिपेंड करती है कम्प्लीटली पर्सन के ऊपर कि उसका लेवल ऑफ क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि ये विद इन 1 डे काम करना शुरू करती है, एक दिन में ही काम करना शुरू करती है। एंड
अगर जब हम इससे डोजेस देते हैं तो हम इसे बनाते हैं 4 ड्रॉप्स। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 4 ड्रॉप्स लीजिए 4 टाइम्स अ डे, अच्छा, दैट इज इनफ। हाँ, और अगर कोई स्पेसिफिक केस है कि जैसे कि किसी को कुछ चोट लग गई है, या किसी कोई बहुत, जैसे उसका एग्जाम है किसी का कल, या हम्म, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है और उसको बहुत एंजाइटी हो रही है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, हम्म, उस केस में हम थोड़ी ज्यादा डोजेस बताते हैं। इसमें डोज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाँ, इसमें मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए। ओके, लेट्स से ओके, 4 टाइम्स अ डे या 3 टाइम्स अ डे नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं। हम्म, लेकिन जब ऐसा कोई स्पेसिफिक केस होता है कि जैसे हम्म, कल ही उसको कुछ करना है, आज ही शाम को उसका कुछ होने वाला है, इन दैट केस आई विल प्रेफर देम कि आप 2-2 घंटे पे रेमेडीज लीजिए। अभी किसी को फीवर हो गया है या कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो उस केस में रिकमेंड करेंगे कि आप 2-2 3-3 घंटे पे रेमेडीज लीजिए, तो आपको विद इन 8-9 आवर्स आपको फायदा हो जाता है उससे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अगर जहाँ जी दूसरे की बात है, तो ये कितने लंबे टाइम और इसके साइड इफेक्ट्स कुछ हैं बैच फ्लावर्स की? नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अच्छा, लेकिन आप इसको जान करके नॉलेज के साथ में ले, क्यों क्यों रीजन बता रही हूँ। लेट्स से कोई पर्सन डिप्रेशन में है, ठीक हम्म, है, आपके पास में वो डिप्रेशन में आया और आपने उसके डिप्रेशन को हील किए बिना आपको इसमें उसको कॉन्फिडेंस की रेमेडी दे दी। हम्म, लार्ज, देयर इज अ रेमेडी कॉल्ड लार्ज, जो हम कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए देते हैं। हाँ, 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 बट हाँ, अगर हम की हीलिंग किए बिना उसको हम लार्ज दे देंगे तो वो पर्सन कॉन्फिडेंट हो जाएगा हम्म। सुसाइड अटेम्प्ट करने के क्या लिए, बात करो? अपने ओहो, नेगेटिव इमोशंस को लेकर के वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ओके, ओके, यस, ओके, तो ओके, इसीलिए इसे अच्छी तरह से समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। आप रेमेडी के आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन राइट पर्सन को राइट रेमेडी देना, उसको पूरे तरह हाँ, से समझना विथ फुल नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाथ में अगर आप हम्म, बैचलर रेमेडी किसी को दे रहे हैं। हाँ, 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 समझ गया, समझ गया। मैं कुछ चीजों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे बहुत बार रिचुअल्स में, मंत्र शास्त्र में ऐसे भी मंत्र हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो उसको आप किस तरह से कहाँ यूज करते हो तंत्र के या मंत्र के अंदर में, तो वो उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी वो क्रिएट कर देता है, जिस तरह से जी आपने जी। बताया। ठीक है, हाँ एक हाँ। इंसिडेंट से याद आ रहा है, पर ठीक है, आई कैनॉट शेयर इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये तो बात रही साइड इफेक्ट की। अब मैं बात करूंगा, जैसे मतलब सेंसिटिव इश्यूज हैं अब रिलेशनशिप को लेकर। डिवोर्स में अगर कोई जाता है, तो डिवोर्स के या सेपरेशन के कारण क्या है इमोशनली, और क्या वो बैड फ्लावर से उसका हीलिंग हो सकता है, क्योंकि दैट इज द वेरी बिगेस्ट शॉक फॉर अ पर्सन। और आज डिवोर्स की रेट इंडिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत स्पेशली अंडर 30 ही बहुत। बहुत जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जी केस में क्या इमोशंस है जिसके कारण इंसान ये सोचता है, दोनों के लिए, मैं लड़कों के लिए भी बोला और लड़कियों के लिए भी बोला, नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक जेंडर। तो उसमें आपको क्या फील होता है, कौन सी इमोशन ट्रिगर करते हैं सेपरेशन के लिए? अम, अगर सेपरेशन के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी दिस इज कार्मिक। ओके, इसको आप भी एग्री करेंगे या कि अगर दो पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कैसे दे हैव अट्रैक्टेड ईच ट्रू, अदर टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, हम्म, है ना। हम्म, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इस इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। हम्म, एंड उनका कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन है, बाकी है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ में आए हैं। हम्म, देन आई विल से कि डिवोर्स के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मे हम्म, बी कभी फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, कभी इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है, कभी एक दूसरे को टाइम नहीं, देयर मेनी मेनी हम्म, रीजंस। डिवोर्स के बहुत सारे रीजंस हो हम्म, सकते हैं। अगर आप बैचलर रेमेडी, पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है। हम्म, वो क्या सच में सेपरेट होना चाहता है, या वो दोनों एक दूसरे के साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, आगे रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। तो हम्म, अगर वो निभाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दी जा सकती हम्म, है। इसमें हम हैंडराइटिंग एनालिसिस का भी हाथ यूज कर सकते हैं। इसमें हम न्यूमरोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, जानने के लिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में रह पाएंगे, ओके, या आगे अपनी लाइफ को, या ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, या हम्म, ये पूरे लाइफ रहेगी, ये परमानेंट इशू है। ये हम्म, जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइटिंग एंड न्यूमरोलॉजी। हम्म, एंड उसके बाद में हम बैचलर रेमेडी से उनको शुरू कर सकते हैं, उनकी रेमेडी शुरू कर सकते हैं। हम्म, तो वो रेमेडी उनको हेल्प करेगी, उनके नेगेटिव इमोशंस, उनके एक दूसरे के लिए जो हेट्रेट है, एक दूसरे के लिए जो कंप्लेंट्स हैं, इश्यूज हैं, उसको हटाने में ये रेमेडी बहुत हेल्प करेगी, बैचलर रेमेडी। कारण बट यही था सबसे इम्पोर्टेंट हम्म, जो चीज है नीरव जी, हम्म, कोई भी रेमेडी करने के लिए हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है सामने वाला का एक्सेप्टेंस। हम्म, अगर वो कपल आपके पास में आया है हम्म, बैचलर रेमेडी लेने के लिए, हम्म, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप आगे प्रोसीड बढ़े, है ना, आगे सही हो जाए। तो हम्म, अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो रेमेडी के लिए आएंगे ही नहीं आपके ओके, पास में।
सही कहा, सही कहा। हम्म, लेकिन बात ये हो रही है ना कि आज एक एडजस्टमेंट प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है, जो बिल्कुल। आपके या जी मेरे जी पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने, ये मैं ये भी देखा, फ्लेक्सिबिलिटी आज खत्म हो गई। मे बी दैट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, और मे बी एक दूसरे के ईगो भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके कारण भी ये क्लैशेस आ रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, या आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, या फिर मैं अपनी करियर खुद बनाना चाहता हूँ, मैं उनको सेक्रीफाई कर। तो ये सेक्रीफाई का एक नेचर खत्म हो चुका है। आई थिंक ऑलवेज आई फील द फाउंडेशन ऑफ द मैरिज द इंस्टीट्यूशन इट इज मोर ऑफ द सेक्रीफाई एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर रेदर देन के शोइंग कि मैं कितना महान हूँ, जो आज हो रहा है आज के यूथ में, अंडर 30s में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये पूछा था कि क्या ये भी एक कारण के साथ कोई आपके पास आता है, ये यस ईगो यस क्लैशेस को लेकर? जी, ये बिल्कुल सही चीज है और इसके पीछे रीजन भी मैं बोलूंगी चाइल्डहुड ही है, क्योंकि हम्म बच्चों के साथ में पेरेंट्स अगर वो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर सकते, हम्म अगर आप देखिए उसके पेरेंट्स के साथ अगर कोई अपने पार्टनर के साथ में नहीं निभा पा रहा, नहीं उसके साथ में एडजस्टमेंट कर पा रहा है, सेक्रीफाइस मैं नहीं बोलूंगी, आई विल से कि जिसे हम बोलते हैं ना कमिटमेंट लेवल, या जिसे हम बोलते हैं ना कि हम्म जब जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हम उसके लिए हर तरह की एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, बट देयर इज नो हम्म लव, तो वहां पे एडजस्टमेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ एग्जैक्टली। इसके पीछे भी जो रीजन है वो पेरेंट्स के साथ में उतना बॉन्डिंग नहीं होना, ओके। वो बॉन्डिंग नहीं, ना अपने पेरेंट्स को उस बॉन्डिंग में देखना और ना खुद से खुद पेरेंट्स का उसके साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट करना, ओके। ये कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। एंड आई। नीरज जी, यहाँ पे एक प्रतिमा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक पार्टनर के बैचलर रेमेडी लेने से भी इफेक्ट होता है, हो सकता है हाँ जी, क्या? हाँ। मैं बोलूंगी यस प्रतिमा जी, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मेरे पास में ऐसी फीमेल्स आती, लेडीज आती हम्म हैं जिनके हस्बैंड बहुत अब्यूसिव हैं, जिन जो उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, उनको बहुत सफरिंग में है वो, तो हम्म वो बैचलर रेमेडी लेना शुरू करती हैं और हम्म वो उस चीज को अपने लाइफ में जो उन्होंने अट्रैक्ट किया है वो उसे हम्म ठीक कर सकती हैं। कि ऐसा क्यों होता है? हम्म अगर किसी पर्सन ने अपने लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट की हैं, दैट मीन्स ही इज वाइब्रेटिंग एट अ लोअर लेवल। यस। सिंपल है ये, सिंपल फंडा है कि आपने अगर किसी भी पर्सन ने अपनी लाइफ में अगर नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट किया है। मैनिफेस्ट की हैं, तो दैट मीन्स द पर्सन इज एक्चुअली डज नॉट हैव अ हाई वाइब्रेशन, ट्रू। उसके लो वाइब्रेशन से उसने ऐसी चीजें सफरिंग कहीं ना कहीं क्रिएट की हैं। तो हम्म। बैचलर रेमेडी आपके वाइब्रेशन पे ही काम करता अरे है, वाह, सिंपल है एकदम। वो क्या आपके बात है। वाइब्रेशन को ही बढ़ाता है, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, आपका सेल्फ एस्टीम इतना बूस्ट हो जाता है कि हम्म आप अच्छी चीजों को अपने लाइफ में ट्रैक करना शुरू कर देते हो। हम्म अगर आपने एक नेगेटिव पार्टनर को ट्रैक किया है, किसी ने भी अगर एक नेगेटिव पार्टनर को ट्रैक किया है, हम्म तो अगर आप खुद को पॉजिटिव कर लोगे, आप उस लेवल पे आप आ जाओगे, तो वो लोग जो आपके आसपास में जो आपको सफरिंग दे रहे हम्म, हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इधर दे विल गो, दे विल चेंज, इधर यू विल गो, हाँ। आप मूव हो जाओगे आगे, थिंक विल हम्म चेंज। जहां पर इसकी बात चल रही है, एक और चीजें भी आती है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब फिजिकल फॉर्म में। इसके पीछे क्या इमोशंस हैं? तो क्या ऐसे हस्बैंड या ऐसे फादर जो अपने बच्चों को मारते हैं, क्योंकि अगर घर में वायलेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली वही बच्चा ऐसी वाइफ को चुनेगा और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, या अगर लड़की हुई तो शी विल अट्रैक्ट डेफिनेटली सम टाइप ऑफ हस्बैंड जो उसको डोमेस्टिक वायलेंस पे उसको बहुत ही परेशान करेगा। क्योंकि ये भी आज कई बार मैं सुनता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, इसलिए उसने ये ले लिया, सेपरेशन ले लिया, जो सही भी लगता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आप बीबी हो तो आपको मारने का पूरा हक है, मार खाने का, सहन करने का पूरा हक है, और आप पुरुष हो तो आप जी मार सकते हो। ये भी एक गलत धारणा है कि आज मेल डोमिनेशन इतना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो पहले था आज भी है कहीं ना कहीं पे। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे क्या इमोशंस है कि आजकल बहुत से लोग मारते भी हैं अपने जी वाइफ को, जी या वाइफ को भी मैंने देखा हस्बैंड को मारते हुए, वो ऐसे लोग देखे। जी। अगेन मैं ये बोलूंगी कि ये जो मारपीट वाली जो चीज है ना, दिस इज ये होती है व्हेन अ पर्सन हैज गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। ओके। जब एक खुद पर्सन कोई भी अब्यूजी अगर अब्यूज करता है ना दूसरे को, कहीं हम्म ना कहीं वो खुद एक अब्यूजी रह चुका है अपनी लाइफ में। हम्म ये हम्म उसी का रेप्लिका है जो उसके साथ में हुआ हम्म है वही। अगर किसी पर्सन ने कभी अपने लाइफ में किसी ने अपने कभी मार नहीं खाई होगी ना, तो वो कभी दूसरे को मार भी नहीं सकता है। सही कहा दैट बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। जितने भी अब्यूजर्स होते हैं, किसी भी तरह के फिजिकल अब्यूजर हुए, किसी भी तरह के अब्यूजर हुए, वो तभी अब्यूज करते हैं जब वो खुद इस चीज से गुजर चुके होते हैं। हम्म फर्स्ट थिंग तो नीरव जी ये हम्म है।
सेकेंड थिंग, अगर एक कपल की बात करें, अगर हस्बैंड इज अब्यूसिव एंड वाइफ इज सफरिंग, तो आप अपने वाइफ हस्बैंड पे काम नहीं कर सकते हो, आपको उससे उससे टच भी नहीं करना है, आपको उस पे काम भी नहीं करना है, आपको सेल्फ पे काम करना है, क्योंकि जो मार खा रहा है ना, उससे खुद पे ही काम करना है, उसको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, उसको खुद को इतना एजुकेटेड करना है कि वो इतनी पावरफुल बन जाए खुद से कि वो उसके ऑरा में वो हस्बैंड एग्जिस्ट ना कर सके। ही उस लड़की को, शी शुड वर्क ऑन हरसेल्फ, आई विल से। एंड बैचलर रेमेडी, ग्राफोथेरेपी, एवरीथिंग हेल्प, सब कुछ हेल्प करता है। जहाँ हमने रिलेशनशिप की बात करें तो एक आता है माँ बेटे का भी, या ड्यूरिंग द कंसीव पीरियड जहाँ प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उसमें ये बैचलर रेमेडी इफेक्टिव है, या वहां पर उसकी लिमिटेशन है कि भाई प्रेगनेंसी में ले नहीं सकते, ताकि एक अच्छा मूड उसका रहेगा उस मदर का, तो मदर मूड में वो जब अच्छे बेबी को बर्थ देगी तो वो भी एक अच्छे इमोशन के साथ आगे आएगा, तो वहां पर कुछ हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड? यस यस नीरज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डेफिनेटली बैचलर रेमेडी उसको बहुत हेल्प करती है। बैचलर रेमेडी 100% सेफ है, हर कोई ले सकता है, बट आप हमेशा अपनी आप कंसल्टेंसी लेकर के ही लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए बैचलर रेमेडी में एक रेमेडी है, हम बोलते हैं क्रैब एप्पल, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम यूज करते हैं हमारे बॉडी के में जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उसको रिलीज करने के लिए, जैसे कि टॉक्सिन्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर ये वेट लॉस में भी ये रेमेडी काम करती है, तो जब हम इस रेमेडी को लेते हैं वेट लॉस में और इन सब चीजों में, तो तो ये रेमेडी हमारे बॉडी में जितनी भी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं उनको निकालने में हेल्प करती है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पे इस रेमेडी को लोगे, देन मे बी चांसेस है कि आप बच्चे को अबॉर्ट कर दो, बाय मिस्टेक, ये भी हो सकता है। इसीलिए आप कंसल्ट करके लीजिए कौन सी रेमेडी लेनी है। देयर आर बहुत सेफ रेमेडी हैं जो आपके मूड को अच्छा रखेंगी, आपको खुश रखेंगी, तो वो भी आप ले सकते हो। बच्चे को एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए भी ये यूजफुल है। जहाँ मूड की आपने बात की है, अब आजकल लोगों के मूड स्विंग भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है? इट्स नॉट ओनली देयर ओनली द 4 days of the menstruation like a woman. I have seen the men also having the tremendous mood swing, और दूसरों को आगे बढ़ते भी मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा है 28-28 साल में, 21 साल में, कि ये मुझसे आगे बढ़ रहा है और उसको अंदर एंजाइटी हो रही है और वो गुस्से से चिल्ला रहा है, ठीक है? तो ये आज दोनों तरफ है, कोई एक दफा नहीं है। क्या मूड स्विंग में भी इसका इतना इंपॉर्टेंस है इस बैचलर रेमेडीज का? यस यस बिल्कुल है। आप बताइए क्या रीजन है मूड स्विंग्स का? रीजन क्या है? सबसे बड़ा जो मेन कॉज है मूड स्विंग्स का, वो है आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। द पर्सन इज नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, ईदर ही इज लिविंग इन हिज फ्यूचर और इन हिज पास्ट। वो या तो फ्यूचर में है या पास्ट में है। आप उस प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रह पाते हो, खुद के सेल्फ के साथ खुश नहीं रह पाते हो। दिस इज द ओनली रीजन ऑफ मूड स्विंग्स। और अभी के बच्चों में आप देख लो, बड़ों में आप देख लो, हर पर्सन में आप देख लो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत बड़ी बात है। एंड प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं? आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप बुक पे काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, एक बार आप 1 सेकंड के लिए ब्रेथ लो। आप जब सांस ले रहे हो, एक बार अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। आप जो काम कर रहे हो उस पे फोकस करो। जब ये फोकस जो आपका जब आएगा ना, जो आप उस जब काम में इन्वॉल्व हो जाओगे पूरी कंप्लीटली, तो आप देखोगे ना, आप फ्यूचर में हो ना, आप पास्ट में हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, और आप खुश रहने लग जाओगे। तो आप जो मूड स्विंग्स है वो भी आपके कम होने लग जाएंगे। एंड डेफिनेटली बैचलर रेमेडी तो हेल्प करती ही है इसमें। जब मूड स्विंग की बात करता हूँ तो बच्चों में भी एक ऐसा ही एक एलिमेंट्स आ जाता है जिसको कहते हैं ADHD, जहाँ पे बच्चे बहुत ही फोकस खत्म हो जाता है और इरिटेट होने लगते हैं, और एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि रेस्टलेस होने के कारण वो एक जगह टिक कर काम कर नहीं पाते। तो एक मल्टीपल पर्सनालिटी उसमें आ जाती है, तो आप पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते, अकेला भी रहता है, बात भी नहीं करता है, और कभी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि कपड़े फेंक देता है, मारता है, चीखना चिल्लाता है, डर भी जाता है। ये मल्टीपल मोड्स के इमोशन उस बच्चे के अंदर में ADHD में आ चुके हैं, और आजकल हो रहा है ये सब चीजें। तो इसके पीछे क्या इमोशंस काम करते हैं एरिया, और क्या थैंक यू सो मच नीरव जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वही बच्चों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है चीज। एंड इसका जो रीजन है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी, ADHD कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे के अंदर ADHD है तो वो कोई इशू नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो एक्चुअली एक तरह की ब्लेसिंग है बच्चे के लिए। अच्छा ओके, कैसे? बट पेरेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। ओके। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जिस पर्सन ने नोकिया फोन यूज किया होगा ना, उसके लिए स्मार्टफोन यूज करना बहुत मुश्किल है। और अभी जो एडीएचडी वाले जो बच्चे हैं ना, वो स्मार्टफोन है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है। और जो उनके पेरेंट्स है ना, वो नोकिया फोन है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। उन पेरेंट्स के लिए उन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक, क्योंकि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उन बच्चों के अंदर, वो है मल्टीटास्किंग की। दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। दे कैन, और क्या होता है ना, ये दे आर साइकिक वे में भी ये लोग बहुत डेवलप होते हैं। जो जितने भी एडीएचडी बच्चे हैं, आपके ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जितने भी इस तरह के बच्चे हैं ना, उनका जो साइकिक लेवल होता है वो बहुत हायर लेवल होता है। अभी एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चीज बताती हूँ। एक ऑटिस्टिक बच्चा एक रूम में बैठा हुआ था, एंड आफ्टर एवरी 1 मिनट, एवरी 2 मिनट वो उठ करके खिड़की के पास जाता है और फिर आ जाता है, फिर खिड़की के पास जाता है, फिर आ जाता है। और उसको, टीचर को बहुत मुश्किल हो रही है कि इस बच्चे को क्या ये प्रॉब्लम है, ये क्यों बार बार खिड़की की तरफ जा रहा है, वापस आ रहा है, ये बैठ के अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा, ये अपने काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखिए, हम सब भी ऑल नो कि हम साइकिक हैं। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमें उसका कॉल आ जाता है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका मैसेज आ जाता है। यहाँ तक कि ना, हम जैसे हमने कभी सोचा कि किसी सेलिब्रिटी के बारे में हमने कुछ सोचा कि उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है अभी, एज ए थेरेपिस्ट हम सोचते हैं कभी, तो हम ना, हमें उसके बारे में कोई न्यूज आ जाती है या उसी से रिलेटेड कुछ चीजें। आई थिंक आपने भी ये चीजें एक्सपीरियंस की है ना? बात। हाँ, तो हम, क्योंकि हम ऑल ह्यूमन बीइंग आर साइकिक, सारे ह्यूमन बीइंग हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, इनका साइकिक लेवल बहुत हायर लेवल के साइकिक होते हैं। तो अब वो बच्चा जब बार बार खिड़की में जाकर आ रहा है, देख रहा है, विंडो के बाहर झांक रहा है कि क्या हो रहा है, तो उस टीचर को बहुत इश्यू हो जा रहा है। जब इस पर रिसर्च किया गया कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो पता चला कि जब भी उस प्रेमिसेस में कोई इंटर करता है ना, जब भी कोई प्रेमिसेस में, सारे इसी तरह के बच्चे थे, एडीएचडी, ऑटिस्टिक एंड स्पेशल बच्चे थे वहां पे। तो जब भी कोई स्पेशल बच्चा इंटर करता है ना, वो बच्चे को देख नहीं पा रहा, बट उसके वेवलेंथ को वो जान पा रहा है। कि वो बच्चे ने एंटर किया है, और वो डिस्ट्रैक्ट होता है, उस बच्चे के वेवलेंथ से वो कनेक्ट हो जाता है। वो बार बार जाकर के विंडो के बाहर देखता है कि अच्छा वो एंटर किया, वो उसे देखने जाता है। उसे नहीं पता मेन गेट पे कौन आया है, बट उसके साइकिक को पता है, साइकिक लेवल पे दे कनेक्ट विद ईच अदर। तो इनका जो साइकिक कनेक्शन है वो बहुत हायर लेवल का होगा। एक चीज जो इन बच्चों को हेल्प करेगी वो है फिजिकल एक्टिविटी। इन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इनके एनर्जी बहुत है, इनके चक्रास बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड होते हैं। तो आप उनको किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में डालिए, फिजिकल एक्टिविटी कराइए। बैचलर रेमेडी विल डेफिनेटली हेल्प टू काम देम डाउन। तो साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे तो बहुत फायदा होगा इन बच्चों को। क्यों नहीं। प्रतिमा जी is telling, can you please share this research work on the autistic children? Definitely. Yes, Pratima ji, please connect with me. I will share you few books and research also, जो आपको इन सब के बारे में ज्यादा जानने में हेल्प करेगी। क्योंकि प्रतिमा जी खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है, और वो इन पे, बच्चों पे, एकेडमिक्स पे बहुत उन्होंने काम किए अपने पूरे जीवन में, इसलिए उनका वो इंटरेस्ट लेवल है बच्चों को लेकर। अब जहाँ बच्चों को लेकर हम बात कर रहे हैं, वहां पे एक बहुत हायर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस आता है, वो है डर से भी ज्यादा, मतलब डर भी बहुत है। एक होते हैं मृत्यु का डर, या लोगों से बिछड़ने का डर, आइसोलेशन नहीं बोलूंगा, या फिर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं बोलूंगा। लोग क्या करते हैं ना, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को और आइसोलेशन को, दोनों को एक ही गिन लेते हैं। मुझे कवर अपने आप में रहने में 9 दिन 8 दिन नवरात्रि होती है, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए रहना पसंद है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और कई इंट्रोवर्ट लोग यही बोलते हैं हमको पसंद नहीं सोशलाइज होने के लिए, हमको डर लगता है लोगों को। डर एक अलग चीज का होता है सोशलाइज होने का, इंट्रोवर्ट अलग होता है, और अपने साथ में रहना भी एक अलग चीज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या विचार है इस इमोशन पे, स्पेशली मौत का डर? कई लोगों को डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे बच्चे अब फेल ना हो जाए, वो यूपीएससी एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, उसको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। द फियर ऑफ द अननोन ओरिजिन, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, फिर हम श्वेता ने एक क्वेश्चन पूछा, उस पर जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कीजिए। जी, पहले मैं नीरू जी आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। आपने पूछा कि फियर
फियर का जो आपने पूछा, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर एक पर्सन के अंदर ये दो इमोशंस डोमिनेंट होते हैं। अगर कोई पर्सन नेगेटिव इमोशंस में ड्वेल कर रहा है तो दैट मीन्स वो फियर की तरफ ड्वेल कर रहा है। अगर कोई पर्सन पॉजिटिव इमोशंस में ड्वेल कर रहा है दैट मीन्स वो पर्सन लव के इमोशन में ड्वेल कर रहा है। ये दो इमोशन के अलावा कोई तीसरा इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा फियर ऑफ डेथ है अगर किसी भी पर्सन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने अपने पास्ट लाइफ में या उसने कभी अपने उसने इस फियर को रिसेंटली फेस किया है। जैसे कि अभी हम बैचलर रेमेडी में देखते हैं, हम राइटिंग में देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, बहुत ज्यादा डेथ, फियर ऑफ डेथ जब किसी के अंदर होता है ना, तो उसने कभी ना कभी डेथ का नियर एक्सपीरियंस किया है। दैट्स व्हाई उसके अंदर ये चीज है। ओके, एंड जितने भी हैं, आप फियर ऑफ फ्यूचर भी आप देखो, फियर ऑफ फेलियर भी आप देखो, आप जो आपने जैसे बताया बच्चों के लेकर जो फियर है, तो ये इसके सबका फाउंडेशन फियर ही है। हर नेगेटिव इमोशन का फाउंडेशन फियर है। अगर मैं श्वेता की क्वेश्चन पे आता हूँ, उन्होंने कहा है, पूछा है कि कैसे पहचाने कि हमारे बच्चों को ये ADHD है, सिम्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं श्वेता जी, आप पहले तो आप ये देखना है कि आपके बच्चे को किस लेवल का हाइपर एक्टिव है। अगर वो थोड़ा बहुत हाइपर एक्टिव है, जो कि आजकल के मोस्टली सभी बच्चे होते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है ना कि उसके लाइफ में कहीं ना कहीं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। आप ये चीज देखिएगा, अभी के बच्चे घर में बैठ के गैजेट पे काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे बड़ा रीजन यही है। और पहले के बच्चे कंटिन्यूअसली खेलते थे, कंटिन्यूअसली, वो उनको बैठाना मुश्किल था। अगर आप देखोगे इवन हम लोग हर टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे ही बनी हुई है, हमारी बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी हुई है, हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी हुई है। एंड बच्चों में तो ये बहुत जरूरी है। अगर बॉडी को मूवमेंट नहीं कराया जाएगा, नहीं बॉडी मूव होगी, तो वो उनके ब्रेन के अंदर हाइपर एक्टिविटी में ही वो चीज दिखाई देगी। अगर किसी के बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, तो आप प्लीज उनको डॉक्टर के पास लेकर जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाइए। आप ये पता करिए कि किस लेवल का हाइपर एक्टिव वो है, उसके बाद में फिर उसकी थेरेपी हम कर सकते हैं। बट पहले आपको ये पता करना होगा। अगर थोड़ा हाइपर एक्टिव है, देन यू कैन स्टार्ट विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप खुद इन्वॉल्व होइए, बच्चे को शाम पार्क में ले जाकर छोड़ दीजिए, उसको नेचर के साथ रहने दीजिए, उसको देखने दीजिए, प्लांट्स को देखने दीजिए, जैसे चींटियों को देखने दीजिए, इंसेक्ट्स को देखने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करने दीजिए सब चीजों को। और आप खुद भी इन्वॉल्व होइए उनके साथ जाकर के, वो बहुत कुछ सीखेगा। आप देखेंगे उसका माइंड बहुत काम डाउन होगा इससे, ये सब एक्टिविटीज से। तो आई होप श्वेता आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस इश्यू भी है, और वो बीइंग अ मदर वो पूछ रही, तो इसके साथ उनके पीछे कंसर्न भी है। उनका एक और क्वेश्चन, इसी 8 month old एंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, बट एक चीज के साथ ज्यादा देर तक नहीं खेलती। श्वेता जी, आई थिंक इस केस में ना आपको थेरेपी लेने का जरूरत। यू आर जजिंग वेरी अर्ली। आप 8 month के बच्चे को, अगर वो बहुत, ये आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा बहुत एक्टिव है। बराबर, सही बात है। आपके बच्चा जो भी करे, जो भी एक्टिविटी करे, उसको पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करिए। बराबर, सही बात है। 8 महीने के बच्चे को हम क्या जज करेंगे, ठीक है? तो रिलैक्स होता जी, इतना मत सोचिए। अगर आपको चाहिए, यू कैन DM टू। आपको जज करना भी है तो आप उसको पॉजिटिवली जज करिए। आप अपने आप को ब्लेस्ड समझिए कि यू आर ब्लेस्ड कि आपका बच्चा, क्योंकि अभी मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं ना, 3 साल के बच्चे बात नहीं करते। 3 साल का मेरा बच्चा हो गया, 4 साल का हो गया, अभी भी वो बोलना नहीं सीखा। क्यों नहीं बोलना सीखा? क्योंकि वो घर में बोलते हुए लोगों को नहीं सुन रहा है। फादर नहीं बात कर रहे, मदर बात नहीं कर रही है, वो अपने बिजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं उनके, तो वो बोलना कहाँ से सीखेंगे? बच्चे तो देखकर ही सीखते हैं ना। तो ये मेरे पास केसेस अभी ये आ रहे हैं कि मेरा बच्चा चलना नहीं सीखा, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, मेरा बच्चा अभी बोलना नहीं सीख रहा। लेकिन आप तो ब्लेस्ड हो कि आपका बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, और हर चीज को, ये आपके लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। हमेशा आपका बच्चा जो भी करे, जैसी भी एक्टिविटी करे, उसमें अच्छा क्या है, व्हाट इज राइट अबाउट दैट चाइल्ड, ये क्वेश्चन करिए। व्हाट इज राइट अबाउट माय चाइल्ड, आई एम नॉट गेटिंग इट। और ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहिए, आप देखिए आप उसको एक अच्छे वे में देखोगे। True. Yes, Pratima ji, you are absolutely correct. We can test the child for such issues only after 7 years. उससे पहले तो जज नहीं करना चाहिए बच्चों को, ना ये सोचना चाहिए। एक प्रेशर मैं देख रहा हूँ नीतू, यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कई पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है,
पैसे कमाने की होड़ में, मे भी कई लोगों को बुरा लगेगा, वो अपने छोटे बच्चों को कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन में डालते हैं, एड्स के लिए, जी छोटे जी बच्चों के एड्स के लिए डाल देते हैं। तो वहाँ पीयर प्रेशर उन बच्चों के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि और उनको बिल्कुल बहुत छोटी उम्र में शोकेस करने के लिए शोकेस पीस की तरह डाल दिया जाता है, चाहे कपड़ों की मॉडलिंग हो, चाहे वो छोटे उस्ताद हो, छोटी मियाँ हो, वो सब जो लाइव शो आते हैं रियलिटी शोज में, हम्म उसमें डाल दिया। मैं सोचता हूँ ये प्रेशर बहुत डालते हैं, या फिर उनकी अपनी ही ख्वाहिशें हैं जो बच्चों पे वो थोप रहे और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहीं पे। इस पर आपके क्या विचार हम्म। हैं? एंड डज दैट रेमेडी हेल्प इन सच टाइप ऑफ केसेस? नीरव जी, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप बच्चे को जरूर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हम्म कराइए, बहुत जरूरी है ये। हम्म लेकिन आप मल्टीपल चीजों में बच्चे को इन्वॉल्व मत कराइए। ओके आप बच्चे को अगर कोई एक चीज पसंद है, आप उसमें उसको उसका कमिटमेंट लेवल है हम्म उसमें, तो आप उसमें उसके साथ में जाइए, उसको वो चीज कंटिन्यू करने दीजिए। हम्म जैसे मेरे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम्म उनकी क्लासेस वो जाते हैं खेलने के लिए, तो मैं उनके साथ जाती हूँ। उनको वो उसको मतलब उनके दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उसमें हम्म वो कॉम्पिटिशन्स खेलने जाते हैं, तो वो एक चीज, आपका बच्चा अगर एक चीज कर रहा है तो उसको वो चीज करने दीजिए। ओके आपका बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता, एग्जैक्टली आपका बच्चा सिंगिंग भी नहीं कर सकता, ये सारी चीजें ना, डांसिंग, हम्म ये वो, कराटे भी सीख रहा है, सारी चीजें वो नहीं, उसको आप फाइंड आउट करिए कि वो उसे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, क्या हम्म चीज वो एंजॉय करता है, क्या हम्म चीज है जो वो हमेशा कर सकता है। मेरे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक बैडमिंटन खेल सकते हैं। ओके क्या बात। उनको उनको भूख नहीं लगेगी, उनको घर की याद नहीं आएगी, उनको कुछ नहीं ये होगा। हम्म तो आपका बच्चा वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको कंटिन्यूअसली कर सकता है, आपको फाइंड आउट हम्म करिए, और उसके बाद में अपने बच्चे को उस चीज में आप इन्वॉल्व कराइए। हम्म और डेफिनेटली कमिटमेंट होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए। आप जितना हार्डवर्क आपके बच्चे करेंगे उतने स्ट्रांग बनेंगे। उनके हम्म साथ में आप इन्वॉल्व होइए। हम्म और सबसे जो बड़ी चीज है ना, वो है पेरेंट्स का हम्म इन्वॉल्वमेंट, कि पेरेंट्स कितना, क्योंकि जब बच्चा खेलता है और जीतता है, और जब वहाँ पे पेरेंट्स वहाँ पे उसको देखता है, तो बच्चे के अंदर बहुत सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है उस चीज से। तो दिस इज वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के साथ में रहे वहाँ पे। नीतू जी, एक क्वेश्चन आया है एंड आप अगेन। अगर आप ट्रूली हम्म चाहते हो बच्चे को डेवलप करना, तो हम्म आप बच्चे के साथ में इन्वॉल्व होइए और खेलिए, वो बहुत जरूरी है। ट्रू एग्जैक्टली। जी अगेन एक क्वेश्चन है, सो कैन वी चेंज द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स विद अ बैकफ्लावर रेमेडी? डेफिनेटली नीरव जी, मेरे पास जब भी बच्चे आते हैं ना, 14 ईयर से कम के बच्चे आते हैं, मैं पेरेंट्स को ही रेमेडी देती हूँ, बच्चों को रेमेडी कम देती हूँ, अच्छा। बिकॉज पेरेंट्स नीड रेमेडी। हाँ हाँ, क्योंकि बच्चे तो अभी तो डेवलपिंग मोड में है, तो उनकी तो प्रोग्रामिंग हाँ पूरी सेट हुई नहीं है 16 साल से पहले तो। ठीक है, जी तो जी, प्रतिमा जी। बच्चा बच्चा जो है वो रिफ्लेक्शन है पेरेंट्स के माइंडसेट का। एग्जैक्टली। उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई अभी। तो जी चलो ये एक अच्छी बात है, मतलब हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग एनालिसिस में हम यही देखते हैं, पेरेंट्स की प्रोग्रामिंग देखते हैं बच्चों की। अगर 5 साल के बच्चे, जी 8 साल के बच्चे की हम ड्राइंग देखते हैं, तो वी लुक द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड, दैट नॉट द चाइल्ड इटसेल्फ, इट इज ओनली द पेरेंट्स माइंडसेट वी कैन सी इनटू द ड्राइंग एनालिसिस। तो आपने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है कि पेरेंट्स पे काम करने से ही बच्चों पर उसका असर होगा। ठीक है। जी जी। अब जो कि अब 2-3 मिनट और है, तो कुछ आप टिप्स देना चाहोगे नीतू जी, अबाउट एनी स्पेसिफिक रेमेडीज विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस? जैसे आपने एक स्टार ऑफ द बैचलम, आई थिंक, आई डोंट नो जी मैंने हाँ। सही से प्रोनाउंस किया कि, ऐसे कुछ टिप्स आप देना चाहोगे जो कॉमनली यूज कर सकते हैं डेली रूटीन में, नॉट टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट, ऐसा कोई जी बेसिक टिप्स? यस नीरज जी, बैचलर रेमेडी को लेकर के अगर बात करें ना, तो एक रेमेडी है यहाँ पे, रेस्क्यू रेमेडी जिसे हम बोलते हैं, उससे हम यूज कर सकते हैं ओके इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके ये बहुत अच्छी रेमेडी है, 5 रेमेडीज का मिक्सचर है ये। ओके और रेस्क्यू रेमेडी हर पर्सन को अपनी लाइफ में थोड़े दिन के लिए लेनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये ना आपको कंफर्ट करता है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, देखिए किसी भी पर्सन को सब कुछ नहीं मिलता है, वो कोई भी पर्सन हो इस दुनिया में, चाहे कोई थेरेपिस्ट हो, आप हूँ, मैं हूँ, कोई भी है, आपके साथ में कोई क्लाइंट आया है, कोई सफरिंग में है, कोई पर्सन, देर इज नो पर्सन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड जिसके लाइफ में कोई सफरिंग नहीं है। ओके, तो जब सफरिंग तो हर पर्सन के लाइफ में है, लेकिन उस सफरिंग के साथ में किस तरह से जिया जा सकता है, किस तरह से खुश रहा जा सकता है, किस तरह से सेल्फ लव क्रिएट किया जा सकता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। आप एक रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगा अपने उस सफरिंग को कंफर्ट में लाने में, उससे उससे पास्ट एक्सपीरियंस को कट करने के लिए,
ये रेमेडी जरूर यूज की जा सकती है। देन वॉलनट एक रेमेडी है जो मैं बोलूंगी बहुत अच्छी रेमेडी है। एक रेमेडी मैंने आपको बताई है अभी, जो स्टार ऑफ बेथलेम, वो भी इंक्लूडेड होती है रेस्क्यू रेमेडी में। ये रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। एंड एक जो मैसेज है मेरा सबके लिए कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहां भी हो, जैसे भी उसमें हो, किसी फाइनेंशियल कंडीशन में, इमोशनल रिलेशनशिप जहां भी हो ना, आप अपने आप को ग्रेटफुल समझो, बिकॉज यू आर ऑलवेज बेटर देन समवन। एक शायरी बोलना चाहूंगी मैं। हाँ, क्यों नहीं सर, बोलिए। जिसे जिसे कामयाबी में सुकून मिला, जिसे कामयाबी में सुकून मिला, वो दौड़ता चला गया, और जिसे सुकून में कामयाबी मिली, वो ठहर गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उनकी बात कही है। ठीक है, तो आप जिस भी जगह हो, जिस भी सिचुएशन में हो, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी विद दैट। व्हाटएवर यू हैव बीन ब्लेस्ड विद, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। यस, डू गिव द ऑनलाइन कंसल्टेशन नीतू जी? यस, वो लेती है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो प्रतिमा जी नीतू जी से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। उनका आंसर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड इनसाइट नीतू जी अबाउट द बैक फ्लावर रेमेडी एंड द इमोशनल वेलबींग। और ये टॉपिक भी इसलिए मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि आज मेंटल एलिमेंट सबसे ज्यादा है कंपेयर टू द फिजिकल एलिमेंट। एंड इवन द current the Modi government, they have started with a specific budget for the mental health care also। उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने बजट भी ज्यादा बनाया है क्योंकि उनको पता है कि मेंटल हेल्थ बहुत बढ़ने वाला है इश्यूज इसके। इसीलिए ये एक सेशन बहुत जरूरी था उन लोग के लिए। वेरी इंटेंस एंड ट्रू लाइन। यस यस प्रतिमा जी, वो तो था ही। सो थैंक यू वेरी मच नीतू जी। और थैंक यू सो मच प्रतिमा जी। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू श्वेता। आप लोगों ने इतना एंकर किया हम दोनों को। ये सेशन को मैंने नहीं सोचा था कि इतना 1 घंटा तक मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगा, बिकॉज देयर वाज नो एनी प्री असाइन्ड क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन नीतू जी आने के लिए। और थैंक यू नीरज जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। फिर मिलते हैं शायद एक और नए टॉपिक के साथ में, जो शायद और भी अलग से रहेगा, जिसपे आप अपने एक्सपर्टाइज आप दोगे और मुझे भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, गुड डे।